जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले के क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के बीच काफी सारी चीजों में कॉमन चीजें हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्लास को अटेंड किया है उनको हाई कोर्ट से रिलेटेड इस क्लास को समझने में काफी आसानी होगी। आज के क्लास में हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वो आपके स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम सभी के लिए काम आएंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, लेकिन अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। देखिए, आपको ये तो बताया गया था इससे पहले के क्लास में कि जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है वो एक ही है, बस उसके स्टेज अलग अलग है। तो सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर, हाई पर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब नंबर 1 पर है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद स्टेट लेवल पर देखा जाए तो वो है हाई कोर्ट जो कि दूसरे नंबर पर है, और इसके बाद जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं या सुबोर्डिनेट जो न्यायालय हैं वो काम कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर देखा जाए तो सबसे शीर्ष पर, सबसे हाई लेवल पर वो है हाई कोर्ट। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि राज्य के न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष स्थान पर है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1866 में चौथी उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। इस डेट को याद रखें क्योंकि 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी। इसके बाद चौथी हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की जाती है, ठीक 4 साल बाद, और वो था इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसको तो याद ही रखें, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम भी होना है, उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर किसी संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ कितने हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, अंडमान एवं निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मान लेते हैं कि पुदुचेरी को उठाते हैं, पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमने अभी बात किया। तो पुदुचेरी के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, वहां पर जनता को कोई भी प्रॉब्लम है और वो हाई कोर्ट जाना चाहती है, तो जो पार्लियामेंट है ऐसा कर सकती है कि वो मद्रास हाई कोर्ट के साथ पुदुचेरी को जोड़ सकती है। तो यहाँ की जनता को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, उसे न्याय चाहिए, तो उसे मद्रास हाई कोर्ट जाना होगा। अब मद्रास हाई कोर्ट में ही यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो, जैसे कि अभी पुदुचेरी मद्रास के साथ जुड़ा हुआ है, तो मद्रास के जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है उसे हटा भी सकती है। मतलब कि अब पुदुचेरी के जो जनता है उसे मद्रास हाई कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कर सकती है कि पुदुचेरी में अपना हाई कोर्ट उसको बनाने की इजाजत दे दे कि तुम अपना हाई कोर्ट खुद ही से बना लो, या ऐसा कर सकती है कि इसे तेलंगाना हाई कोर्ट के साथ जोड़ सकती है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट के पास ये पावर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, संविधान के भाग 6 में, इसके अलावा 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं संविधान में उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है, और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, आवश्यकता अनुसार होंगे, ये कह दिया गया है बस। लेकिन संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है, मतलब कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की
जस्टिस की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या बाकी जस्टिस हो। अब इसके बाद बात करें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए क्या प्रोसेस है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, भारत के या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, और उसके अलावा जिस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है तो वहां के जो राज्यपाल हैं उनसे, इन दोनों से सलाह लिया जाता है और उसके बाद ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करता है। वही लाइनें हैं जो पहले लाइन पे बात किया था हमने, बस इसे अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि 3 राज्य हैं A, B और C। अब यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट चाहती है कि एक हाई कोर्ट हो। अब इस हाई कोर्ट का जो कनेक्शन है A, B, C ये तीनों से हो, मतलब कि A राज्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे इस हाई कोर्ट में जाना होगा, B राज्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी इसी हाई कोर्ट में जाना होगा, C राज्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी इसी हाई कोर्ट में जाना होगा, मतलब कि तीनों का एक ही हाई कोर्ट। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, A के राज्यपाल, B के राज्यपाल और C के राज्यपाल, तीनों के राज्यपाल से सलाह लेंगे और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे सलाह लेंगे और उसके बाद ही इस हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या फिर उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। या तो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में वह जज के रूप में काम किए हुए हों, या दूसरा कि कोई भी हाई कोर्ट में लगातार वो 10 वर्षों तक वकील बनकर के काम किए हुए हों। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर लें कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए ये नहीं बताया गया है। इसके बाद शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है या नियुक्त करने वाले हैं तो उसे पद संभालने से पहले राज्य के राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसके सामने शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस या बाकी न्यायाधीश को जब नियुक्त किया जाता है तो सबसे पहले राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश के कार्यकाल के बारे में। देखिए, संविधान में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक 4 उपबंध हैं जिनको लगातार फॉलो किया जा रहा है। वो है कि जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो 62 वर्ष की आयु तक, एज तक उस पद पर काम कर सकते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देते हैं तो भी हट जाएंगे। इसके बाद तीसरा है कि जब पार्लियामेंट ये सिफारिश करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसे पद से हटा दें तो यहाँ पर तब भी किसी जस्टिस को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनकी नियुक्ति है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या फिर उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर, मतलब ट्रांसफर हो जाने पर, वह पद छोड़ सकता है या छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फॉलो रखना, किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया ही लाई जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति आदेश जारी किया और हट गए। यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है, ये कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, जिस प्रक्रिया से और जिस आधार पर हटाया जाता है, जिस प्रोसेस से हटाया जाता है, जिस बेस पर हटाया जाता है, वही हाई कोर्ट के जस्टिस को भी हटाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक नहीं हटाएंगे। संसद जिस सत्र में है उसी सत्र में ये संबोधित करेंगे कि हाई कोर्ट के इस जस्टिस को हटाना है, महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी, तो जाकर के फिर राष्ट्रपति आदेश देंगे कि ठीक है,
अब यहाँ पर हाई कोर्ट के इस जस्टिस को हटाना है, तब जाकर के वो आदेश जारी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर ध्यान देना कि अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाअभियोग प्रक्रिया नहीं लाई गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेतन और भत्तों के बारे में। देखिए, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, अवकाश और पेंशन है, इनको समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखना, संसद के द्वारा किया जाता है, विधानसभा मत लगा लेना। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। मतलब कि जब तक वित्तीय इमरजेंसी नहीं लग जाता तब तक इनके वेतन भत्ते या इनकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद न्यायाधीशों के स्थानांतरण या ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे परामर्श लिया गया, सलाह लिया गया, और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बिहार में जो चीफ जस्टिस है या बाकी जस्टिस है उनका ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनका ट्रांसफर करके यहाँ यूपी में पहुंचा दिए, तो यहाँ पर ये काम राष्ट्रपति का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यहाँ पर उनको सलाह लेना होगा। अब बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी का मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए किसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि किसी भी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कुछ समय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। पर वो क्या सिचुएशन हो सकता है? सबसे पहला कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस का जो पद है, अगर वो खाली है, तब किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। या फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मतलब कि वो उपस्थित ही नहीं हो, तब किसी दूसरे को या किसी दूसरे हाई कोर्ट के या उसी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, बाकी न्यायाधीश हैं, उनमें से किसी एक को चुन करके कुछ वक्त के लिए उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है या चीफ जस्टिस के पद पर काम करने के लिए कहा जा सकता है। या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। फिर ऐसा हो सकता है, अक्षम का मतलब है कि जो न्यायाधीश हैं वो बीमार पड़े हुए हैं, तो इसलिए किसी दूसरे को, मतलब कि जो हाई कोर्ट के बाकी न्यायाधीश हैं उनमें से किसी को कुछ वक्त के लिए चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, संविधान उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कुछ उपबंध किए हुए हैं, उसी को फॉलो किया जाता है। वो कौन कौन से उपबंध है? जैसे कि नियुक्ति की विधि, मतलब कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति किस टाइप से होगी ये बता दिया गया। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये बताया गया है। और कैसे की जाएगी? न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाएगी। जैसे कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट के जो बाकी जस्टिस हैं, इनसे सलाह लिया जाएगा और उसके बाद ही किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की या बाकी जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको संविधान में उल्लिखित विधि और आधारों पर ही सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और हटा दिया, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से आज मन किया राष्ट्रपति का और वो हटा दिए। उसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए है वैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए है। उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद ही हटाया जाएगा। इसके बाद निश्चित सेवा शर्तें। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें उसके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि वो सेवा शर्तों में बदलाव कर सकती है, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकती है या फिर उन न्यायाधीश के लिए नहीं कर सकती है जब वो कार्यकाल में है। आने वाले जो अगले न्यायाधीश होंगे उनके लिए कर सकते हैं। तो यही पर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है संचित निधि से व्यय। देखिए, जो स्टाफ के वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उच्च न्यायालय के जो प्रशासनिक खर्चा है, इसको राज्य के जो संचित निधि है उससे दिया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज हैं, इनका जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ना कि स्टेट के संचित निधि से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके बाद है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती।
देखिए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल पर चर्चा पर प्रतिबंध है। बताया गया था ना कि यहाँ पर क्या है कि संसद हो चाहे राज्य के विधानमंडल हो, यहाँ पर केवल तभी चर्चा की जा सकती है किसी भी न्यायाधीश के आचरण के बारे में, उनके काम के बारे में, जब उन्हें हटाया जाना हो, महाभियोग प्रक्रिया लाया जाना हो, उसके अलावा नहीं की जा सकती है। ये संविधान में कह दिया गया है। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। देखिए, हाईकोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत में उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस या कार्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई हाईकोर्ट है, वहां के जो जस्टिस हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो उसके अलावा वो क्या करेंगे, कहाँ काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं या दूसरे हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। उसके अलावा और कहीं पर काम नहीं कर सकते हैं, उनके काम पर प्रतिबंध है। इसके बाद अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इसका मतलब ये कि हाईकोर्ट ने अगर कोई आदेश जारी किया है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से करना है, और उस यूनिटी ने, उस इकाई ने या फिर उस व्यक्ति ने उसे वैसा ही फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है। इसके बाद अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। देखिए, बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, उनकी सेवा शर्तें तय कर सकता है। मतलब यहाँ पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से ऑफिसर्स की, कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद इसकी न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक शक्तियों में ना तो संसद द्वारा या ना राज्य विधानमंडल द्वारा कटौती की जा सकती है। कार्यपालिका से पृथक संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाए। वैसे तो हमारे यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी ये कहा गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां और क्षेत्राधिकार है। इन पॉइंट को याद रखें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अन्य शक्तियां। इसमें लगभग वो सभी चीजें जो बताई गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, वही चीज यहाँ पर हाई कोर्ट में भी है। तो यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कभी हम इसे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।